स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे बात करेंगे ग्लोबल मार्केट से संकेतों की, साथ ही साथ आज भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपनाएं, खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन आपके सामने एक एक करके अगले आधे घंटे में रखेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के साथ। और एशियाई बाजारों की बात करें तो इस वक्त मिली जुली शुरुआत देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार तो हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहा है। 19,800 के नीचे के लेवल्स इस वक्त गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। वहीं चीन के बाजार भी हल्के कमजोर हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े भी आने वाले हैं। जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। निकाई के बाजार भी करीब करीब 50 अंक नीचे और कोरिया के बाजार भी सपाट ही कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से वो हल्की कमजोरी के हैं। और चाइना की जिस तरह से हम बात कर रहे थे तो कि कुछ अहम आर्थिक आंकड़े आने हैं वहां से, उसके पहले हल्की वीकनेस है। लेकिन अन्य संकेत कैसे हैं, दुनिया भर के बाजारों में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। एशियाई बाजारों की तो आपने बात कर ली। अमेरिकी बाजारों में कल शुरुआत काफी कमजोरी के साथ हुई थी, हालांकि एक शार्प रिकवरी दिखी और आखिर में डाउ जोन्स हल्की तेजी के साथ बंद हुआ और एसएनपी और नैस्डैक में मामूली तेजी दिखी। लोअर लेवल से देखेंगे तो काफी अच्छी रिकवरी तीनों ही इंडेक्स में देखने को मिली है। अब यहां पर बाजार के लिए अहम फैक्टर क्या था? सितंबर के जो रिटेल के जो आंकड़े थे, रिटेल सेल्स के आंकड़े थे यूएस में, वो अनुमान से काफी ज्यादा बेहतर थे। 0.3% का बाजार का अनुमान था, 0.7% आया और इसे बॉन्ड यील्ड में तेजी आ गई। 6 अक्टूबर के आसपास का जो लेवल था वहां पर बॉन्ड यील्ड पहुंच गया है 4.83% के आसपास यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है। और बाकी संकेतों की बात करें तो अब कल फेड चेयरमैन पॉवेल की भाषण पर बाजार की नजर रहेगी। बाजार यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि काफी लंबे समय तक ब्याज दरें ऊंची रह सकता है। हालांकि अब कई सारे नतीजे आज भी है जहां पर अमेरिकी बाजार नजर रखेगा और कुछ जो चुनिंदा जो नतीजे हैं बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के, वहां पर अच्छे नतीजे आए हैं। आज मॉर्गन स्टैनली के नतीजे आने वाले हैं, तो ये कुछ खास पीएनजी के नतीजे आने वाले, वहां पर बाजार की नजर रहने वाली है। यूरोप मार्केट में भी एक दायरे में ही कारोबार दिखा, लेकिन जो दबाव कहां से बन रहा है तो वो है कच्चा तेल, जिससे बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कच्चा तेल $92 के आसपास जा चुका है। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन आज इजराइल जाएंगे, उससे नाराज हैं जितने भी गल्फ के बाकी कंट्रीज हैं, वहां पर भी वो जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने वो यात्रा रद्द कर दी है क्योंकि उनका कहना है कि इजराइल शुरुआत में पहली विजिट वहां करने से फिर कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहल ये होना चाहिए कि इस वॉर को कैसे रोका जाए। और फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट ने साफ कहा है कि वो उनसे नहीं मिलेंगे और इससे भी बाजार में चिंता बढ़ी है। लग रहा था कि बाइडेन के आने के बाद कुछ स्थिरता आएगी, सप्लाई की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन अब वो चिंता नहीं दिख रही है। जो हॉस्पिटल में इजराइल की तरफ से जो गजा में हमले किए गए थे उसको लेकर चिंता बढ़ी है। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया है कि वो हमास के रॉकेट की वजह से हमास के रॉकेट वहां पर दागे गए थे, लेकिन अब तक स्थिति साफ नहीं है। लेकिन तनाव काफी ज्यादा है, इससे कच्चा तेल काफी ऊपर की तरफ जा रहा है। यह घरेलू बाजार के लिए काफी चिंता है। अमेरिकी बाजारों से हालांकि बहुत ज्यादा कमजोर संकेत नहीं है, लेकिन क्रूड एक अहम फैक्टर आज के लिए हो सकता है। पूजा, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये पूरी स्थिति समझाने के लिए। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है और जिसके चलते हम देख रहे हैं कच्चे तेल में तेजी बनी हुई है, उसका असर बाजार पर पड़ सकता है। जिस तरह की टेंशन वहां पर बढ़ रही है, माना जा रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के बाद में हो सकता है कि टेंशन थोड़ी कम होते हुए नजर आई, लेकिन ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और कच्चे तेल में तेजी इस बात का ही संकेत है कि अभी स्थिति सुधरते हुए जल्द ही नजर नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स भी अपने हाइस पर पहुंच चुका है, 4.8% के पास बॉन्ड यील्ड्स आ चुके हैं। तो ये कुछ दिक्कत वाली बात है जिसकी वजह से हम कमजोरी देख रहे थे दुनिया भर के बाजार में और उसका असर आज भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, कुछ और भी लेवल्स पर वॉच करते हैं और आज हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों में फिर क्या करें। एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े एक बार देख लेते हैं। और संस्थागत निवेशकों की तरफ से ज़्यादा कुछ खराब आंकड़े नहीं हैं, ठीक ठाक ही आंकड़े यहाँ से पर दिखाई दे रहे हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से करीब 250 करोड़ की खरीदारी हुई है, डीआईएस ने 112 करोड़ की खरीदारी की है, इंडेक्स फ्यूचर में 464 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो करीब 8000 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। तो कहीं भी बिकवाली नहीं है, लेकिन खरीदारी का आंकड़ा भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो ठीक है, न्यूट्रल संकेत ही मिल रहे हैं यहाँ पर संस्थागत निवेशकों की तरफ से। अब बाजार पर आते हैं और आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे
ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लेवल्स पर नजर रखें। देखिए, आज लेवल्स के हिसाब से फिर से वही 850 का लेवल है। शायद मैं ये तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ और आप भी अब सुन के थक गए होंगे कि 850 क्यों ये बार बार बोल रहे हैं। 850 एक क्रिटिकल पॉइंट है। एक्चुअली कल का अगर आप हाई भी चेक करेंगे ना निफ्टी का, तो 19,850 ही है। तो आज लग रहा है कि शायद एक बार वो 850 को पार करने के अटेम्प्ट करेगा। कल हमारे को सिर्फ एक ही चिंता थी कि इंस्टीट्यूशनल्स की बाइंग क्यों नहीं है। थोड़ी बहुत बाइंग उनकी तरफ से आई है। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस को छोड़ दें तो सभी सेगमेंट्स में उन्होंने खरीदारी की है और ऑप्शंस के अंदर, इंडेक्स के ऑप्शंस के अंदर 8,000 करोड़ की खरीदारी की है। तो मार्केट को मोमेंटम देने के लिए सफिशिएंट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक बार रेजिस्टेंस से पार हो जाए फिर शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर आपके पास बनेगा। अगर ये गैप के साथ हो जाता तो और भी अच्छा है। अगर गैप नहीं होता तो फिर स्लो स्लो करके आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। मार्केट का टिल्ट ऊपर है। आपके पास निफ्टी लॉन्ग है 500, 600, 700। अपने कंफर्ट का कहीं भी स्टॉप लॉस रख लीजिए। 850 पार होने पर सीधा 20,000 का रास्ता खुलेगा तो 150 पॉइंट का आपको गेन मिलेगा। 850 के बाद ही आपको ऑप्शंस लेनी है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। 44,500 के ऊपर कल बैंक निफ्टी गया तो सही, लेकिन वो क्लोज नहीं कर पाया। तो आज एक बार उसको 44,500 पहले दिखाना होगा, थोड़ा समय निकालना होगा, फिर बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेट करेगा। नहीं तो दोनों के अंदर डाइवर्जन आ जाएगा। निफ्टी तो ठीक है, बट बैंक निफ्टी को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि वहां पे भी अभी भी शॉर्ट कवरिंग हुई है, जबकि निफ्टी के अंदर फ्रेश लॉन्ग बना है, ताजा खरीदारी हुई है। तो इसलिए दोनों के अंदर ही लेवल्स की इंपॉर्टेंस है। अपनी ऑप्शंस के अंदर काम करते समय ध्यान रखिएगा, जब तक 19,850 पार नहीं होता ऑप्शन, और बैंक निफ्टी के अंदर 44,500 है। तो ये आज की रणनीति है। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक पर ही नजर रखिए। बाजार ऐसे ही रेंज में आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकता है और उतार चढ़ाव बना रहेगा इंडाइसेस पर। तो इंडेक्स को छोड़कर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाइए आप। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और मार्केट एक्सपर्ट से एक बार समझ लेते हैं कि वो उनका क्या मानना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड को लेकर। देवांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवांग, थैंक यू सो मच इचीना स्वदेश को समय देने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करें या फिर छोड़ दें, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक रहना है तो फिर कौन से शेयर्स हैं आपके रडार पर? गुड मॉर्निंग। और हम बात करें मार्केट की तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। जहाँ तक बात करें लेवल्स की, निफ्टी फ्यूचर के जो लेवल्स 19,900, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं कर रहा तो तब तक अग्रेसिव बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक सपोर्ट की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 19,700 इमीडिएट सपोर्ट है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात करें 44,200 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात करें 44,700 का रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। यहाँ पे सजेशन रहेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज में हमने देखा काफी अच्छा हमने एक मोमेंटम देखा था स्टॉक के अंदर। हमें लगता है कि अभी भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। एक्साइड इंडस्ट्रीज खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 263 का, टारगेट है 277। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है। डेली चार्ट पे हम देखते हैं तो हाइट ऑफ हायर बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। L&T फाइनेंस खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 135.50 का, टारगेट है 146। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं एक्साइड और L&T फाइनेंस होल्डिंग, यहाँ पर आप नज़र रखें। दोनों स्टॉक में तेज़ी करने की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया दिवांग आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। इस बीच आपके स्क्रीन पर देखिए चीन के डेटा की जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो आ चुके हैं। और चीन में जो GDP ग्रोथ का आंकड़ा आया है वहाँ पर 4% की बढ़त देखने को मिली है। अनुमान से ज़्यादा बढ़त यहाँ पर आई है और रिटेल बिक्री के आंकड़े भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 5.5% की बढ़त वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो इस वक्त वहाँ से जो आंकड़े आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही हैं। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि हल्की रिकवरी यहाँ पर एशियाई मार्केट में देखने को मिल रही है। चलिए उस पर हम नज़र बनाए रखेंगे आगे भी, और आंकड़ों को बाद में एनालिसिस करेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नतीजे बताइए कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से अहम नंबर्स आए?
जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो आईपीओ की प्राइमरी मार्केट एक्शन के बारे में बता दूं, आईआरएम एनर्जी जो एक टाइप से गैस कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनकी आईपीओ आज खुलने वाली है। प्राइस बैंड 485 टू 505 रुपीज़ पर शेयर का है और इशू साइज 545 करोड़ का है। खबरों वाले शेयर्स में बजाज फाइनेंस फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स इनलाइन है और इंपॉर्टेंट कमेंट्री आई है कि निम की जो कंप्रेशन 25 से 30 बेसिस पॉइंट्स तक वित्त साल 2024 में देखने मिल सकती है। एलटीटीएस के तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए थे, लेकिन मार्जिन्स में एक अच्छा बीट देखने मिला था वेज हाइक्स के डिस्पाइट। लेकिन जो गाइडेंस कट है वो 20% जो था FY24 का गाइडेंस सीसी ग्रोथ का, उसको घटा के 17.5 टू 18.5% के बैंड में कर दिए हैं। टाटा एलेक्सी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल में जो है अच्छी स्ट्रेंथ आई है। जेंसा टेक के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हैं। हालांकि आईसीआईसीआई प्रू लाइफ की अगर बात करें तो ऑपरेशनल पैरामीटर्स से जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आए हैं और ब्रोकरेजेस का मानना है कि बड़े बड़े चैनल्स जो है अंडर परफॉर्म किए, उसके कारण जो एपीई ग्रोथ होती है प्रीमियम की, उसमें गिरावट देखने मिला है। सिंजीन की बात करें तो ये भी लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स जो हैं ओवरऑल देखने मिले हैं। तो ढेर सारे नतीजे आए हैं और कुछ अहम नतीजे अभी शरद हाईलाइट भी कर रहे थे। इसमें बजाज फाइनेंस और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इनलाइन नंबर्स आए हैं। टाटा एलेक्सी के स्ट्रॉन्ग नतीजे देखने को मिले हैं और जेंसा टेक के भी अनुमान के मुताबिक ही आए हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और सिंजीन की बात करें तो यहाँ पर नतीजे कमज़ोर थे। ये एक कुछ नतीजे हैं, उसका पूरा एनालिसिस भी अभी आपको शरद करके बता रहे थे। तो इसका रिएक्शन आज इन तमाम शेयरों पर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से आए हैं शरद? जी बिल्कुल, हुडको फोकस में रहेगा। ओएफएस जो है उनके होने वाली है 7% स्टेक के लिए। फ्लोर प्राइस 79 रुपीज़ का, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है उससे 12% के डिस्काउंट पे जो, लेकिन रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलेगा कल। लॉक इन पीरियड खत्म हो रहे दो कंपनीज़ के लिए, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी और आरआर केबल के लिए। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी में लगभग 38% इक्विटी जो है प्रमोटर स्टेक की वो बाजार में आएगी। वही आरआर केबल की बात करें तो 3% का फ्लोट आएगा बाजार में। बाइकॉन की जो आर्म है बाइकॉन बायोलॉजिक्स, उनको जो है उनकी मलेशिया प्लांट में OAI का सर्टिफिकेशन मिला। इसका मतलब होता है ऑफिशियल एक्शन इनिशिएटेड। जब ये ओवरऑल इनिशिएशन स्टार्ट होता है तो उससे क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट अप्रूवल रहता है तो उसमें डिले देखने मिल सकता है। इसका मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट। तेजस नेटवर्क्स की बात करें तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। फाइबर कनेक्ट जो है उन्होंने पार्टनर किया है कंपनी के साथ, जहां पे वो डिप्लॉय करने वाले हैं एंड टू एंड ऑप्टिकल नेटवर्क्स। अब ये इटली में होने वाला है। मजगांव डॉक ने जो है लगभग 310 करोड़ का एक शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट लिया है। IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक के जो मर्जर की प्रोसेस है वहाँ पे CCI की अप्रूवल आ गई है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स को भी जो है ऑलमोस्ट 350 करोड़ का ऑर्डर आया है पावर ग्रिड की तरफ से। जोमेटो के लिए दो पॉजिटिव न्यूज़ है। सबसे पहला है कि IRCTC के साथ उन्होंने टाई अप कर लिया है, जहां पे वो सप्लाई और डिलीवरी करेंगे प्री ऑर्डर्ड मील्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो है रब ऑफ देखने मिल सकता है वो है उनके कॉम्पिटिटर का जो है स्विगी। अब जो अनलिस्टेड मार्केट में या प्राइवेट इक्विटी स्पेस में हम कहें तो इन्वेस्को जो वन ऑफ द इन्वेस्टर्स है स्विगी में, उन्होंने अपने जो वैल्यूएशन है उसको बढ़ा दिया है। स्विगी का 42% का हाइक दिया है लास्ट नंबर से, और अब जो है स्विगी का वैल्यूएशन $7.8 बिलियन हो जाता है। तो इस वैल्यूएशन के जो इम्प्रूवमेंट देखने के कारण जो है रब ऑफ इफेक्ट जोमेटो में भी देखने मिल सकता है, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है। ओरिएंट सीमेंट भी आखिर में स्टॉक फोकस रहेगा, जहां पे उनके प्रमोटर सीके बिरला जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि उन्होंने अप्रोच की है अदानी ग्रुप को, जहां पे वो अपनी स्टेक बेच सकते हैं अपनी सीमेंट कंपनी में। अब ओरिएंट सीमेंट में प्रमोटर का स्टेक लगभग 38% का है, जिसका वैल्यू आता है 1540 करोड़ रुपीज़। तो इस स्टॉक में भी हमने तेज़ी पिछले 3 महीने में देखी भी है। ओके, थैंक यू शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कोई भी खबर मिस नहीं होगी आपसे, एक के बाद एक इंपॉर्टेंट खबरें और उसका इम्पैक्ट पूरा एनालिसिस शरद अभी आपको करके बता रहे थे। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखिए। चलिए क्विकली नजर डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट पर। वहां पर जो रणनीति आ रही है वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। हमारा संपर्क तो नहीं हो पा रहा है एनालिस्ट से, लेकिन केडिया कमोडिटी से अजय केडिया ने अपने कुछ रणनीति भेजी है, जिसमें कि पहला है सोने में उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी है 59,300 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 58,500 का। और दूसरा है सिल्वर, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए 31,800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सोने चांदी में हमने अच्छी तेजी देखी, तेजी आगे भी जारी रह सकती है। कच्चे तेल में भी तेजी करने की सलाह है उनकी तरफ से। 7,350 के लक्ष्य के लिए आप कच्चे तेल में खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 7,125 का। और जिंक में भी
बाइंग कॉल है 222 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 216 का। ये बात हुई नॉन एग्री कमोडिटीज की। एग्री कमोडिटीज पर आए तो ग्वार अच्छा लग रहा है उन्हें खरीदारी करने के लिए, 5,950 का लक्ष्य देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 5,720 का। तो सभी स्पेस में खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर अजय की तरफ से। अब आगे बढ़ेंगे और ब्रोकरेज हाउस के नज़र में कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये एक बार देख लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम बजाज फाइनेंस की तरफ से। हम देख रहे हैं कंपनी की तरफ से नंबर्स आए थे Q2 के लिए और लार्जली ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि काफ़ी मजबूत ग्रोथ देखने मिली है। मार्जिन में कंप्रेशन ज़रूर देखने मिला है मगर ये इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहा है। ओवरऑल जेफरीज के लिए बजाज फाइनेंस NBFC सेक्टर में से एक टॉप पिक है और इनफैक्ट मक्वारी ने अपना अंडर परफॉर्म का जो राय है वो रीआइटरेट किया है एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के चलते। तो ऑल इन ऑल जेफरीज और CLSA ने खरीदारी की राय दी है और मक्वारी की तरफ से अंडर परफॉर्म की राय आ रही है बजाज फाइनेंस पर। इसके अलावा L&T टेक पर हम फोकस करेंगे। कंपनी की तरफ से नतीजे आए थे। ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं मगर कंपनी ने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को कट किया है और ये एक नेगेटिव सरप्राइज़ है। वैल्यूएशन प्रीमियम पर है और स्टॉक का जो पिछले महीने में आउट परफॉर्मेंस रहा है उसी के चलते उनका एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक आगे चलते अंडर परफॉर्म कर सकता है और इसी के चलते नोम्यूरा ने रिड्यूस की राय दी है और मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की राय दी है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ पर ब्रोकरेजेस का कहना है कि Q2 में मार्जिनल राइज नज़र आया है APE में मगर VNB में कंप्रेशन नज़र आया है और ये लार्जली मार्जिन्स में कंप्रेशन के चलते ये डिक्लाइन नज़र आया है। रिटेल प्रोटेक्शन में हालांकि मजबूत ग्रोथ नज़र आई है। तो ऑल इन ऑल जेफरीज की तरफ से ओवरवेट की राय आ रही है और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी ओवरवेट की राय आ रही है। कैनफिन होम्स पर जेफरीज और मॉर्गन स्टैनली दोनों ने ही अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लार्जली ये हाईलाइट कर रहे हैं कि जेफरीज हाईलाइट कर रहे हैं कि मजबूत NII ऑफसेट हुआ है हायर प्रोविजन के चलते, प्रॉफिट इन लाइन आया है मगर मॉर्गन स्टैनली हाईलाइट कर रहे हैं कि प्रॉफिट उनके अनुमान से करीब 7% ज़्यादा आया है। ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़े हैं और ये लार्जली फ्रॉड रिलेटेड प्रोविजंस और मैनेजमेंट ओवरवेट की वजह से है और उनका जो कैलकुलेटेड निम्स है ये भी एक्सपैंड हुआ है। इसके अलावा टाटा एलेक्सी पर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि Q2 के नतीजे काफ़ी मजबूत रहे हैं। पॉजिटिव ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन में मगर वैल्यूएशन प्रीमियम है जिसके चलते रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल नज़र आ रहा है और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने टाटा एलेक्सी पर अपनी अंडरवेट की राय को बरकरार रखा है। टाटा मोटर्स पर CLSA का कहना है कि ओवरऑल उनके जो नए लॉन्चेस है टाटा सफारी और हैरियर ये एक पॉजिटिव है। टारगेट हाइक उन्होंने किया है क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की स्टेक के वो इंक्लूड कर रहे हैं और इसी के चलते CLSA ने टाटा मोटर्स पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। ठीक है, तो ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, नतीजों पर भी, खबरों पर भी, इन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।